आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ 8 नवंबर 2021 की न्यूज़। और जैसे आप लोग पिछली वीडियो भी देखी होगी कि जो न्यूज़ होती हैं वो तो बहुत सारी आती हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे उसमें बहुत सारी हैं, या अलग वीडियो देखते होंगे उसमें भी बहुत सारी हैं। और मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा उपयोगी यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल वही आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊँ। इसीलिए न्यूज़ की गुणवत्ता की तरफ आप ध्यान रखिए, उसमें कितने प्रकार से अलग अलग बिंदुओं को मैं चिन्हित करता हुआ चलता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है जो क्लासेस में लेता हूँ। अब पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो आ गई हमारे यहाँ राष्ट्रीय, जैसे नाम देख पा रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय जागरूकता कैंसर जागरूकता दिवस। तो जो कैंसर रोग है उससे जुड़े हुए कई सारे पॉइंट हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, कौन कौन से हैं देखिए। और साथ में मैंने यहाँ पर एक चित्र दे रखा है जिसमें मैडम क्यूरी की फ़ोटो दे रखी है। तो इनका दोनों का संबंध क्या है, उस संबंध के अंतर्गत आता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि किस दिन ये दिवस मनाया जाता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया 7 नवंबर। एक तो ये फैक्चुअल पॉइंट है एग्ज़ाम के हिसाब से कि किस तारीख को ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है ये दिवस 7 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो एक महान साइंटिस्ट हुई हैं जिनका नाम है मैडम क्यूरी, उनका जो जन्मदिन है, जयंती है, बर्थडे है, वो 7 नवंबर को पड़ता है। इसीलिए उनके दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। और ऐसा क्यों है, वो इसका कारण ये है कि मैडम क्यूरी जिन्होंने जीवन पर्यंत मानव सेवा में विज्ञान के माध्यम से योगदान किया, उनकी जो मृत्यु है अंततः उनकी मृत्यु का कारण उनकी रिसर्च बनी। क्यों? उन्होंने 2 पदार्थों की खोज करी थी। एक तो कहलाता है, एक पदार्थ जो है उसे तो पोलोनियम, और दूसरा जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोलोनियम, और दूसरा है रेडियम। ये दोनों के दोनों जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों की खोज किया उन्होंने, और ये दोनों के दोनों ही रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव। जो रेडियो एक्टिव होते हैं या रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनमें से विकिरण या रेडिएशन निकलती है जिसको अल्फा बीटा और गामा किरणें कहते हैं। अल्फा बीटा और गामा किरणें जो है हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय और नष्ट कर देती है, और अंततः मैडम क्यूरी की मृत्यु का कारण जो है वो उनका अनुसंधान या रिसर्च ही बना। और इसके अलावा कैंसर के डॉक्टर को क्या कहते हैं या कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं वो मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। यहाँ तो आप इन पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हुए चलिए। तो 2 चीज़ें एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल कैंसर जो जागरूकता दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा हो गया कि ये किस उपलक्ष्य के अंदर मनाया जाता है, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, याद रखे करके पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले तो इनकी मृत्यु का कारण क्या बना, जैसे मैंने कहा था रेडियो सक्रियता, इसे ही कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आप ध्यान कीजिए, साइंस में जब आप पढ़ते हैं तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, रेडियो एक्टिविटी खोज का श्रेय दिया जाता है बैकुरेल को। इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज करी, और रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो किसने खोजे, उसमें मैडम क्यूरी का नाम आता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद वो अकेली महिला है जिन्हें 2 अलग अलग विषयों के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक तो फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। यहाँ पर ये पॉइंट और ध्यान रखिए, पहली महिला जिनको पुरस्कार प्रदान किया गया विज्ञान के क्षेत्र में, उसमें भी मैडम क्यूरी का नाम आता है। तो मैडम क्यूरी जो है वो न केवल नोबेल पुरस्कार विज्ञान में प्राप्त करने वाली पहली महिला है, वरन वो फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी पहली महिला है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि कैंसर का कारण क्या है। अब कैंसर के बारे में जैसे हमने अभी अभी चर्चा करी कि कैंसर क्या होता है। देखिए कैंसर जो है ये इसका कारण है कि कोई भी गांठ
या कोई भी शरीर के अंदर ट्यूमर अगर बनती है और उसके अंदर जो सेल हैं, कोशिकाएं, जो सबसे छोटी यूनिट होती है जीवन की, उसे कहते हैं सेल या कोशिका। जब वो सेल या कोशिकाएं जो हैं, संक्रमित कोशिकाएं, जब उनकी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगती है। उन्हीं फैलने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जब ये सेल अलग अलग हिस्सों में फैलने लगती है, तो उन्हें कैंसर की स्टेज कहते हैं। तो बेसिकली जो कैंसर है उसका कारण है कि कोई भी इन्फेक्टेड सेल जो किसी ट्यूमर की होती है, किसी गांठ से पैदा होती है, वो जब बहुत तेज़ी के साथ फैलने लगती है तो उसी को कैंसर कहते हैं। और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायोप्सी टेस्ट। एक तो ये ध्यान रखना है कि बायोप्सी परीक्षण जो है किसके लिए होता है? आपका उत्तर होगा ये कैंसर के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट दे दिया इसमें कि कैंसर का कारण जो है संक्रमित कोशिकाएं, यानी कि इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, वो बहुत अधिक और बहुत तेज़ी से शरीर के विभिन्न हिस्सों के अंदर प्रसार करती हैं। ये कारण बनता है किसका? ये कारण बनता है कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस का, जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। इसे ऐसे भी लिखते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। और जो विशेषज्ञ होता है, डॉक्टर होता है, जो इस क्षेत्र के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है, उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट, ये ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं, या कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है। ये इवन पीसीएस के एग्ज़ाम जो है उसके अंदर भी इस तरीके के सवाल आते हैं। और कैंसर के विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने ऊपर पॉइंट दे रखा है, तो आपका उत्तर होगा उसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। जैसे यहाँ पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर लिख रखा है मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट, इसी को मैंने इंग्लिश के अंदर दे दिया है इधर की तरफ ऑन्कोलॉजिस्ट के नाम से। इसके बाद है कैंसर का इलाज जो होता है वो 2 विधियों से होता है, यानी कि 2 प्रोसीजर होते हैं। तो इसके लिए जो 2 प्रोसीजर हैं जिसके माध्यम से इसका इलाज किया जाता है, एक तो कहलाती है कीमोथेरेपी और एक कहलाती है रेडियोथेरेपी। दोनों के अंदर जो अंतर है केवल इतना है कि इसके अंदर तो इस्तेमाल होता है ऊपर की तरफ जो है, इसमें तो प्रयोग किया जाता है दवाई का, यानी कि इसके अंदर जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा दवाई का, और इसके अंदर जो है प्रयोग किया जाएगा विकिरण या रेडिएशन का। विकिरण या जिसको कहते हैं रेडिएशन, यानी कि इसके अंदर उन विकिरणों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी मदद से जो संक्रमित कोशिकाएं हैं, यानी कि जो अफेक्टेड सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। यही पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। जैसे हम देखिए कीमोथेरेपी और यहाँ दे रखा है रेडियोथेरेपी। इनकी मदद से कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, ये कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, जो स्टेजेस होती हैं। स्टेज कौन कौन सी होती हैं जिनको हम इसके अंदर पढ़ते हैं? तो यहाँ स्टेज का मतलब जो है क्या क्या है? देखिए, इसका तात्पर्य होता है कि ये 4 स्टेजेस हैं। जैसे एक तो होती है कैंसर की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी है? एक तो 0, एक 1, एक 2, 3 और एक होती है 4। इसका अंतर क्या है इनके अंदर? जो 0 है उसमें तो किसी कोशिका जो होती है, किसी ट्यूमर में, किसी गांठ के अंदर कोशिकाओं के उत्पन्न होने की शुरुआत हो गई, ये कहलाती है फर्स्ट स्टेज कैंसर की। ये होगी फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो है इसके अंदर हम क्या कहेंगे? शुरुआत। तो यदि उस गांठ की टेस्ट करा दिया जाए, और टेस्ट करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? मैंने आपको बताया था, ये जो टेस्ट होता है इसे कहते हैं बायोप्सी टेस्ट। तो यदि बायोप्सी टेस्ट कराने पर
जो गांठ है उसके अंदर हमें ऐसी सेल्स मिलती हैं जो कैंसर की तरफ जा रही हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो उसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज। बायोप्सी में क्या होता है, जो गांठ होती है वहाँ इंजेक्शन के माध्यम से कुछ कोशिकाओं को, सेल्स को निकाल लिया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है। दूसरी स्टेज क्या होती है, दूसरी स्टेज होती है जब वो फैलना शुरू हो जाता है, यानी कि आगे बढ़ने की शुरुआत होगी। इसके अंदर ये प्रगति शुरू होगी, यानी कि ये जो सेल हैं ये बढ़नी शुरू होगी। यहाँ पर तो हमें चिन्ह दिखाई देते हैं, यहाँ पर जो है इसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि ये जो फैलना है इन सेल का, ये ज़्यादा दूसरे हिस्सों की तरफ भी आसपास, यानी कि आसपास के जो हमारे टिश्यूज़ हैं जिनको कहा जाता है उत्तक, उनके अंदर इसकी फैलने की शुरुआत हो जाती है। और जो फोर्थ स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज जो है इसमें क्या होता है कि शरीर के बड़े जो हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर ये फैल चुकी है और ये होती है हमारे लिए घातक या जानलेवा। तो यदि कैंसर का टेस्ट कराने के बाद स्टेज जो प्राप्त होती है उस स्टेज के हिसाब से उनका इलाज होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं युवराज सिंह, तो युवराज का जो कैंसर का डिटेक्शन हुआ, जांच हुई, वो शुरुआती स्टेज में थी, जिसकी वजह से उनकी जो लीवर का कैंसर है उसका इलाज हो गया। इसके विपरीत यदि फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की बात करें तो उनके लिए जो है उनका इलाज भी अमेरिका में कराया गया, लेकिन अंततः उनका जीवन जो है वो बचाया नहीं जा सका। तो यानी कि किस स्टेज के ऊपर किस व्यक्ति का कैंसर जांच होने पर पता चलता है, वो उसके इलाज को निर्धारित करता है। अगला जो पॉइंट हो गया हमारा, अगला पॉइंट हो गया कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय परिवार और कल्याण मंत्री का नाम क्या है। तो जैसे आप नाम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये नाम जो है, ये नाम है मनसुख मांडविया का। मनसुख मांडविया जो है, इनका जब इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया केंद्रीय, तो बहुत ज़्यादा इनको ट्रोल किया गया इनके सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि ये बहुत सादगी से जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि संसद भवन में, पार्लियामेंट हाउस में भी ये साइकिल के माध्यम से ही जाते थे। तो इनका जो सादा रूप है वो शायद जो इनके आलोचक हैं उनको पसंद नहीं आया, इसलिए इनके बारे में इस तरीके की ट्रोलिंग की गई। यहाँ पर मैंने इनका फ़ोटो दे दिया। और इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अलावा इनको एक और विभाग सौंपा गया, वो है रसायन और उर्वरक, यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर के रूप में भी इनको। अब अगला जो पॉइंट हो गया हमारा, फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर। अगले पॉइंट हो गया, तो ये तो आपको इसलिए याद रखना है कि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं कई सारे, कि आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि कौन कौन से मंत्री बने हैं, जैसे, और कम से कम कुछ तो ऐसे विभाग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग का हो गया, कोविड की वजह से रोज़ आए दिन चर्चाओं में रहते हैं। दूसरा आ गया हमारे लिए एक और चीज़ कि इसी तारीख को, यानी कि 7 नवंबर को ही एक और दिन मनाया जाता है। उस दिन को क्या कहते हैं? उस दिन को जो है कहा जाता है, किस रूप में? उस दिन को मनाया जाता है शिशु संरक्षण दिवस। ये देखिए, शिशु संरक्षण दिवस का मतलब हो गया कि जो भारत है और अन्य विकासशील देश हैं, वहाँ पर क्या है कि एक तो लोगों के पास में आर्थिक संसाधन बहुत कम है, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है, गरीबी ज़्यादा है, और इसके कारण ही जब बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से कुछ बच्चों की जन्म लेने के 1 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसी को कहते हैं हिंदी के अंदर कि यहाँ पर पॉइंट दे रखा है भारत शिशु मृत्यु दर, ये पॉइंट जो दे रखा है, ये वाला पॉइंट, और पूरी परिभाषा दे रखी है इसके अंदर कि शिशु मृत्यु दर, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको इंग्लिश में जो है कहा जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी
चाइल्ड मोर्टेलिटी डे के रूप में मनाया जाता है इसको। तो यहाँ पर अगर हम कहें, यहाँ लिख देता हूँ, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी डे, रेट, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत के अंदर जो है, और जैसे मैंने कहा कि गरीबी होने के कारण और हेल्थ की सुविधाएं हर जगह उपलब्ध भी नहीं है, उन सब कारणों से भारत के अंदर बड़ी संख्या में शिशुओं की मृत्यु होती है। तो उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए भी ये 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु संरक्षण डे, यानी कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन डे के नाम से जाना जाता है। और 2020 के अंदर जो है भारत की जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी रही, 29.8, यानी कि आज की तारीख में अगर हम कहें तो भारत के अंदर जो ये शिशु मृत्यु दर है ये घट रही है। हमने देखा है पिछले 10 सालों के अंदर लगातार इसके अंदर कमी आ रही है। उसके पीछे कारण क्या है भाई? उसके पीछे सीधे कारण है कि जब लोगों के पास संसाधन आएंगे, हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो वो जच्चा बच्चा का बेहतर रूप से देखभाल कर सकते हैं। इसीलिए जो शिशु मृत्यु दर है वो लगातार घट रही है। अब ये और पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा ये दर कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश जो है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, उसे बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि शिशु मृत्यु दर है, वो कौन से में है? वो है मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है। और ये कितना है? ये है भाई 48, यानी कि 1000 जीवित शिशुओं में से 48 जीवित शिशुओं की 1 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो हमारे दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम है केरल, वहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगली जो न्यूज़ है वो देखिए कौन सी है। 7 नवंबर को किस महापुरुष की 133वीं वर्षगांठ मनाई गई? भारत माता के किस महान सपूत की 133वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो यहाँ पर जो नाम आता है वो नाम आता है सीवी रमन का। सीवी रमन के बारे में क्या क्या पॉइंट है देखिए। एक तो ये है कि सीवी रमन जो है वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साइंस के अंदर नोबेल प्राइज मिला, समझ गए? और इन्होंने जो खोज करी थी वो खोज करी थी इन्होंने 1928 में 1928 में खोज करी थी। और जिस तारीख को इन्होंने खोज करी 28 फरवरी को 1928 में, उसी 28 फरवरी को हमारे यहाँ मनाया जाता है कौन सा दिवस? इसे कहते हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसी उपलक्ष्य में मनाया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ज़्यादातर हम जगह देखते हैं कि किसी के जन्म दिवस को मनाया जाता है, किसी की पुण्यतिथि को, यानी कि उनकी डेथ होने पर मनाया जाता है वो दिवस। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब इन्होंने खोज करी, जिसे कहते हैं वो खोज, उसे कहते हैं रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से बताऊंगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पर इनका एक कथन भी देख लीजिए, युवा बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पर क्या है, हम किसी भी प्रकार के नए काम को करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें असफल होने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, मैं अपनी असफलता का मालिक हूँ, और अगर मैं कभी सफल नहीं होता तो मैं असफल नहीं होता तो कैसे कभी भी सीखता। यानी कि जरूरी है कि असफलता चूंकि हमें कुछ सिखाती है, जिसकी वजह से हम नए सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई नया करने का ही प्रयास इस आधार पर नहीं करा कि कहीं असफल ना हो जाऊं, तो उसके लिए आविष्कार करना, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करना असंभव है। तो एक तो इनका ये कथन ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगला जो पॉइंट आ गया, क्या क्या पॉइंट जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्हें जो नोबेल प्राइज़ है वो कौन से वर्ष में मिला? 1930 के अंदर। मैंने आपको क्या बताया कि ये 1930 में जब इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो कौन से थे? पहले एशियाई, फर्स्ट एशियन है जिन्हें किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और पहले
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो एशियाई, वो भी भारतीय हैं। उनका नाम क्या है? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। तो इस दृष्टि से आप देखें तो भारतीयों ने अंग्रेजों के गुलामी के दौरान भी हमने कुछ उपलब्धियां तो अवश्य प्राप्त करी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई थे जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था 1913 के अंदर। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में पहला एशियाई जिसने नोबेल प्राइज जीता वो भी सीवी रमन है। और कौन से क्षेत्र में मिला था इन्हें? फिजिक्स के अंदर, जैसे मैंने बता दिया। और उन्हीं के उस जिस दिन रमन प्रभाव की खोज करी थी उसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नेशनल साइंस डे चित्र के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, वो देख लीजिए। इसके अलावा 1954 के अंदर देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है भारत रत्न। और पहली बार ये कौन से वर्ष में दिया गया? 1954 में। तो 1954 में ये 3 लोगों को प्रदान किया गया। और ये भी ध्यान रखिए कि भारत रत्न अवार्ड जो है अधिकतम एक बार में 3 लोगों को दिया जा सकता है। और इसीलिए उन 3 व्यक्तियों में से एक कौन है? सीवी रमन। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और एस राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 3 लोगों को संयुक्त रूप से भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम। और इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको बताता चलूं कि एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो सीवी रमन थे इनके जो भतीजे थे उनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और इन्हें 1983 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है बात? ये हो सकती है कौन से चाचा भतीजे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और एक ही सब्जेक्ट में। तो जो सीवी रमन है, सीवी रमन में भी पहला नाम जो आता है वो चंद्रशेखर ही आता है। तो कंफ्यूज ना हो, वो सीवी रमन के नाम से याद रखिए। और इनको जो है एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से। हालांकि इन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, लेकिन चूंकि इनका जन्म और इनकी प्रारंभिक पढ़ाई, इनिशियल जो इनकी एजुकेशन है वो इंडिया में हुई थी और इंडियन थे, इसलिए हम भारतीयों की सूची में इनको भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया इन पर नागरिकता जो है ये अमेरिका की थी, इसीलिए भारतीय अमेरिकी कहलाते हैं। अब इसमें रमन प्रभाव क्या होता है? रमन इफेक्ट किसको कहते हैं? जैसे यहाँ आप चित्र के अंदर भी देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। रमन इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी तरंग जो है जब आपतित होती है, यानी कि कोई सन की रेज मान लीजिए, सन रेज जो है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य है। जब वो सतह से टकराती है, ये सतह हो गई, कोई भी सतह है, जब इस सतह से वो टकराएगी तो टकराने के बाद फिर क्या होगा कि वो अलग अलग रंगों में दिखाई देगी। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस यानी कि किसी सॉलिड या किसी लिक्विड सतह से एक सिंगल कलर दिखाई देने वाली लाइट गिरती है और गिरने के बाद जब वो वापस टकराकर ऊपर आती है या टकरा जाती है, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता है, तो उसके बाद ये जो है छोटी छोटी वेवलेंथ में तरंग दैर्ध्यों में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से हमें वो अलग अलग रंग की दिखाई देती है। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव। जैसे यहां दे दिया, एक वर्ण की यानी कि एक सिंगल कलर की जो लाइट है किसी सॉलिड या द्रव के ऊपर से होकर गुजरती है तो अल्प तीव्रता यानी कि बहुत ही माइन्यूट के अंदर माइन्यूटली उसके कुछ अन्य वर्णों की प्रकाश किरण देखने को मिलती है।
अगली जो न्यूज़ है वो आ गया कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है। तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको हाल ही के दौरान जब ये लोगों से मत जाना गया कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है, अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है, तो उसमें जो है प्रतिशत निकलती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसे देखते हुए चलिए कि जो प्रतिशत है उसके अंतर्गत क्या दिया गया कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर दे दिया, यानी कि लोगों में जब जिन लोगों से इनके बारे में पूछा गया 70% ने इनको इनके पक्ष में या इनको अपना लोकप्रिय नेता बताया। और दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में तो कोई करंट अफेयर्स में अन्य न्यूज़ नहीं है। मारियो ड्रागी का नाम आ रहा है। भाई मारियो ड्रागी इसलिए आप लोगों को न्यूज़ के अंदर हाल के दिनों में सुनने को मिलेगा, क्योंकि अभी G20 की मीटिंग हुई थी और G20 जो है ये 20 देशों का समूह है जिसमें भारत भी सदस्य है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो हाल ही के दौरान यहाँ पर गए भी थे, तो उस दौरान इनका नाम आया था मारियो ड्रागी, यानी कि इटली के प्राइम मिनिस्टर है। और इटली में हाल ही में G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर नाम दे रखा है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की क्या है, यहाँ एक पॉइंट आ रहा है इसमें बच्चों, चांसलर। अब आप पढ़ते हो इंडिया के अंदर तो चांसलर कौन होता है, कुलपति। वो क्या होता है, किसी विश्वविद्यालय का जो मुखिया होता है उसको हम चांसलर कहते हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर चांसलर का मतलब है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम में आया था कि चांसलर जो है वो कौन होता है। तो यहाँ जैसे मैं आपको लिख दूँ चांसलर, तो एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की पहली महिला चांसलर है, ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है। और आखिर में जो 5वां स्थान मिला है वो मिला है अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो बाइडेन। अगली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है कि देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। वर्ल्ड लेवल का जो पहला भारत का बना है वो कौन सा है, तो उसमें नाम आता है कौन सा, ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। कौन से राज्य में पड़ता है, ये पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। तो इनसे जुड़ी हुई जो पॉइंट है ये देख लीजिए आप इसके अंदर, कि यहाँ मैं इस चीज़ को जानबूझ के मैं थोड़ी सी स्पेस आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ देखने के लिए, ताकि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ जो पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट है कि इसके अंदर जो सुविधाएं की बात करें, जैसे आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हो, तो ये ऐसे है कि जैसे हम एयरपोर्ट जाते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अगर हम बात करें, तो जब हम एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं तो इसी प्रकार की खूबसूरत जो अंदर की साज सज्जा है वो हमें दिखाई देती है। उसी रूप में जो है नाम आ रहा है किसका, उसी रूप में नाम आ रहा है हमारे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। और इस रेलवे स्टेशन का निर्माण जो है किस नीति के अनुसार किया गया, तो एक शब्द आता है जिसे कहते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं सार्वजनिक और निजी भागीदारी। अब मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि ये जो शब्द है PPP, इस शब्द का हम और जगह पे भी प्रयोग करते हैं। वो किस रूप में करते हैं, ज़रा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हम जो है इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अन्य तरीके से भी, केमिस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। किस नाम से करते हैं, उसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि जो खरीदने की क्षमता है या क्रय क्षमता है उसे कहते हैं। तो हम इस शब्द को PPP को हम कह सकते हैं, एक तो आती है ये वाला पब्लिक का मतलब है सरकारी, और प्राइवेट तो हम जानते ही हैं, और इसे कहते हैं पार्टनरशिप। ये मैंने दे ही रखा है। एक दूसरा शब्द जो आता है इसके अंदर वो आता है परचेजिंग पावर और पैरिटी, इसे कहते हैं क्रय शक्ति क्षमता, यानी कि किसी भी देश की मुद्रा की
अन्य देशों की मुद्राओं से तुलना करने पर किसी वस्तु को खरीदने की जो क्षमता है उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। और इस आधार पर जो है, ये भी ध्यान रखिए, इस आधार पर भारत दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर। तो ये फुल फॉर्म के क्वेश्चन जो है जनरल कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि इसका पूरा नाम बताइए, किससे जाना जाता है, उस संदर्भ में इसे भी ध्यान रखिए। अब इसके अंदर क्या है कि परचेजिंग और ये जो पीपीपी मॉडल है, ये क्या, इस मॉडल का क्या तात्पर्य है और क्या इसके लाभ है, मैं फिर इसको दिखा देता हूँ। देखिए, सरकार के पास जो है योजनाएं हैं, नीतियां हैं, यानी कि पॉलिसी बनानी है, और उसके पास एक दूरदृष्टि है कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है। लेकिन जो संसाधन है, यानी कि जो पैसा है, उस मामले में यदि प्राइवेट क्षेत्र उसमें शामिल हो जाए तो जाहिर बात है कि सरकार की और निजी क्षेत्र की दोनों की मिलकर जो भागीदारी होगी, उससे ये जो क्वालिटी है और जो समय उसके निर्माण के लिए खर्च होने वाला है वो कम रह जाएगा। इससे देश को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, यानी कि जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत तेज़ी से होगा। और कुछ दिनों से ये चीज़ सुनने में आ रही है, जो ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है, ये सरकार तो पूरे देश को बेच ही देगी, या सारी कंपनियां जो हैं बेचती हुई चल रही हैं। भाई, आप लोग एक बात को समझो कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे सफल देश है या सबसे जो समृद्ध देश है वो अमेरिका है। और अमेरिका के अंदर भी जो प्रक्रिया है वो ये है कि वहाँ सारी की सारी प्राइवेट हैं। और हम भी जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा काम लेती है कंपनी उससे। और बाकी लोग जो हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी के अंदर उसकी तुलना में मेहनत थोड़ी कम होती है। तो ये कहना कि अगर प्राइवेट आ जाएंगे तो देश बिक जाएगा, ये जो है ये अफवाह भर है। और जो अज्ञानी या फिर ऐसे लोग जिन्हें विरोधी करना है, वही लोग इसका विरोध करेंगे। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने गाँव में देखो, अगर गांव के अंदर 3-4 भाई मिलकर रह रहे हैं तो कई जगह पर हमें देखने को मिलता है उनका झगड़ा इतना रहता है कि घर के अंदर जो पुताई है वो भी नहीं हो पाती। जैसे ही उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है तो पूरी मेहनत के साथ में वो अपना काम करते हैं, घर भी ठीक करवा देते हैं। तो भाई, अगर हमने प्राइवेट कर दिया किसी काम को तो उस प्राइवेट को कराने का ये मतलब नहीं है कि हमने देश को बेच दिया। प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि अब जो है प्राइवेट कंपनी को आमंत्रित किया जाएगा, तो जो काम सरकार को अपना पैसा खर्च करके और लंबे समय तक उसमें समय देने पर जो पूरा होता था वो जल्दी हो जाएगा। जैसे बंदरगाह है उदाहरण के तौर पर, या सड़कों का निर्माण है। आप देख लीजिए आज सड़कों की क्या स्थिति है पूरे देश के अंदर। तो सब जगह पर हम देखते हैं बेहतरीन सड़कें हैं। तो कैसे बन पाई? क्या सरकार ने स्वयं बनाई? ये पीपीपी मॉडल के ऊपर है, जिसके अंदर टोल टैक्स तो ज़रूर देना पड़ता है, लेकिन जो सड़कें हैं वो बेहतरीन होगी। तो ये दिमाग के अंदर ये सोचना जो है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी और भ्रम फैलाने वाले लोग ही इस तरीके का काम करते हैं। तो इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, क्या फ़ायदे हैं। जो खामियां अगर इसमें है तो जाहिर बात है कोई भी काम हम करते हैं तो उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, उनकी खामियां भी अपनी कुछ होती हैं और उनके कुछ लाभ भी होते हैं। तो अगर हम केवल खामियों को ही गिनाते रहें और उनके लाभ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें तो ये ऐसा करना भी सही नहीं होगा। तो यहाँ मैंने पॉइंट दे दिए गए क्या क्या लाभ हैं प्राइवेट और सरकारी कंपनी मिलकर जो करती हैं। एक तो क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं क्योंकि दोनों अपना एक्सपीरियंस, दोनों अपना अनुभव को साझा करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दे दिया, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है। तो भाई ये मैंने इसलिए पॉइंट दे दिया कि ऐसे क्वेश्चन जो है पारंपरिक से आ जाते हैं एग्ज़ामों के अंदर कि कौन वर्तमान के अंदर इसके वो है राज्यपाल। मुख्यमंत्रियों का सवाल तो नहीं आता। मुख्यमंत्रियों के सवाल तो संभवतः अगर कोई कहीं पर किस इलेक्शन हुए हैं किसी राज्य के अंदर तब तो आ सकता है, बहुत ही कम। लेकिन राज्यपाल के सवाल जो हैं वो ज़रूर आ जाते हैं। जैसे मैंने इनका फ़ोटो भी दे दिया। फ़ोटो के देने के पीछे मेरा तात्पर्य यही रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग, क्योंकि एक कहावत है, अ पिक्चर इज़ वर्थ
100 वर्ड्स, एक पिक्चर 100 शब्दों के बराबर है, हम उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। इसके बाद आ गया अगली जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ दे रखी है एक लेखिका के बारे में। हालांकि वो जो लेखिका है, उन लेखिका का जो नाम है वो देश का एक बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, उसके जो फाउंडर मेंबर है, संस्थापक हैं, उनकी ये धर्मपत्नी है। तो इस रूप में इनका नाम आता है और वो कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है आईटी क्षेत्र में, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है और भारत की एक बड़ी कंपनी है आईटी की, जिसकी दुनिया भर के अंदर ब्रांचेज हैं और बड़ी संख्या में इसने भारतीयों को रोजगार प्रदान किया है। उन्हीं की पत्नी है सुधा मूर्ति। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक की रचना करी है। बाकी ये इस साल में बहुत सारी किताबों के नाम आते हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए किताब की बात हो या अन्य क्षेत्र के लिए पुस्तकें लिखनी हो, तो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। यहाँ पर ये किताब का नाम है द सेज विद 2 हॉर्न्स, यानी कि एक संत जिसके 2 सींग है। आप फोटो में भी देख पाएंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 सींग, हॉर्न का मतलब सींग हो गया। और ये हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के जब इंटरव्यू हुआ तो इनसे जब इनके जीवन के बारे में पूछा गया तो इन्होंने एक रोचक तथ्य बताया कि जो नारायण मूर्ति है, इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक, उन्हें जब कंपनी शुरू करनी थी तो इन्होंने उनको 10,000 रुपये दिए थे। तो इस दृष्टि से ये जो है उस कंपनी की फाउंडर मेंबर के रूप में भी जानी जाती है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनका नाम आता रहता है और लेखिका के रूप में। और क्योंकि ये कर्नाटक की हैं तो जाहिर बात है कर्नाटक की जो इनकी मातृभाषा है वो कन्नड़, तो ये इंग्लिश और कन्नड़ दोनों भाषाओं में इन्होंने पुस्तकों की रचना करी है। तो यहाँ पॉइंट दे दिया, इन्फोसिस के चेयरमैन नाम क्या है, नारायण मूर्ति। और आप एक चीज़ और देखिएगा कि इनके जो बेटा है नारायण मूर्ति का और सुधा मूर्ति का, वो वर्तमान के अंदर क्या इंग्लैंड का वित्त मंत्री है। इसकी ज़रूर आप लोग गूगल के ऊपर चेक करना कि क्या इनका बेटा ही वर्तमान के अंदर इंग्लैंड का वित्त मंत्री या फिनेंस मिनिस्टर है अथवा नहीं है। और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन का आंसर दीजिएगा। और इसके अलावा सुधा मूर्ति जो है एक समाज सेविका है, जैसे मैंने बताया, और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिन पुस्तकों के नाम दे दिए बच्चों, कुछ के मैंने दे रखे हैं। डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री का नाम दे दिया, या फिर ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज़, ये इधर की तरफ आ गया, ये शब्द जो है स्टोरीज़ का यहाँ पर आ गया। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कभी भी ये सवाल आए कि भाई पुस्तक का नाम दे दें और लेखिका का नाम पूछें, तो उस दृष्टि से इनको नाम ध्यान रखना। और जो एक कंपनी है जिसको मैंने अभी आपको बताया इन्फोसिस के नाम से, ये कंपनी जो है किस क्षेत्र के अंदर है, इन्फोसिस इस रूप में लिखा जाता है, इन्फोसिस। ये कंपनी जो है आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अगला आ गया, किस राज्य की जुराब, जुराब तो आप जानते हो, जिन्हें मोजे भी बोल देते हैं, है ना, उसकी जुराब और दस्ताने जो हाथों में पहने जाते हैं को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा प्रदान किया गया। तो हाल ही के दौरान जो है हम देखते हैं बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, कहीं पर किसी फल को, कहीं पर किसी कलाकारी को, कहीं पर किसी जीव को, उनको जो है दर्जा मिलता है जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेत। इसका अर्थ क्या होता है भौगोलिक संकेत का, तो इसके अर्थ के बारे में भी समझेंगे। और फिलहाल ये देखते हैं जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ का आंसर क्या होगा कि किसने कहाँ से ये दस्ताने बनते हैं जिनको ये दर्जा मिला है। तो यहाँ आंसर दे रखा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है लाहौल स्पीति। मैं अभी मैप के ऊपर आपको दिखा दूंगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये हमारी भारत भूमि है और इसके अंदर जब हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ की तरफ चलने पर यहाँ पर ये हिस्सा जिसकी सीमाएं जो हैं वो लगती हैं किसके साथ में, इसकी सीमाएं जो हैं हम देखेंगे ऊपर तो लद्दाख, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर रूप से समझ में आ जाए। मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको। अभी तो मैंने आपको ये दिखाया कि कहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्षेत्र है यहाँ पर,
अब आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इसे और बेहतर रूप से देख पाएँ। देखिए यहाँ पर ये राज्य हो गया, ये इस तरीके से है, ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, समझ गए आप लोग। हिमाचल प्रदेश के जो नॉर्थ है उसमें तो स्थित है ये लद्दाख, ये देखिए लद्दाख, और उसके इस तरफ ये है जम्मू कश्मीर, दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पर पड़ता है पंजाब, और इधर पड़ता है लद्दाख या चीन। यानी कि जब ये सवाल आए कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं चीन के साथ लगती हैं, या कौन से क्षेत्र हैं, एक तो लद्दाख हो गया, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, और नीचे की तरफ जो है ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की भी आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो भी चीन के साथ में लगती है। तो ये जो हमारा राज्य है इसके अंदर, यहाँ मैं वापस फिर बता देता हूँ, यहाँ तो मैंने ये बताया था आपको, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप उसे और बेहतर रूप से समझ पाएँ। ये रहा हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये देखिए, यहाँ मैंने बताया आपको ये हिमाचल प्रदेश है इस तरीके से, और हिमाचल के अंदर जो पूरब के अंदर पड़ेगा यहाँ पर ये हिस्सा, ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है, ये कौन सा है, लाहौल स्पीति। इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, लाहौल SPITI, ठीक है। चित्र में भी देखिए ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो महान हिमालय के अंदर ये जनजाति, आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब मेजॉरिटी का एरिया है, और इतना दुर्गम, यानी कि इतना मुश्किल है यहाँ जाना कि न्यूज़पेपर जो है वो भी 10 दिन के बाद मिलता है किसी तारीख का। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि शिमला जो राजधानी है या भारत के दूसरे जो हिस्से हैं उनके साथ में इनका संपर्क कितना कम हो पाता होगा। तो इन लोगों के जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक संसाधन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा जो जुराब और दस्ताने बनाए जाते हैं उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा प्रदान किया। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है कि ये वो राज्य है जिसकी 2 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी राजधानी है, एक तो है शिमला, और नई राजधानी जो इन्होंने बनाई है वो बनाई है धर्मशाला। तो ये जो ज़िला पड़ता है इनका कांगड़े ज़िले के अंदर स्थित है धर्मशाला। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा हो गया यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ के राज्यपाल हैं, दोनों को मैंने नाम दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर जो नाम दे रखा है, ये बंडारू दत्तात्रेय ये तो हैं यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल, और जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी से हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर धर्मशाला के पास ही एक जगह पड़ती है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज किसका हेडक्वार्टर है, एक नाम सुनते होंगे आप, दलाई लामा। कौन है दलाई लामा? तो जो चीन का एक राज्य है जिसे कहा जाता है तिब्बत। तिब्बत एक समय एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन चीन ने उस पर कब्जा किया। जब चीन ने उस पर कब्जा किया 1959 में, तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनका जो मुखिया था, वो मुखिया जो है वो कहलाता है दलाई लामा। तो दलाई लामा ने क्या करा, वो भागकर भारत में शरण ले ली, और भारत में उन्हें अपने रहने के लिए या अपनी जो अप्रवासी सरकार है यानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो चलाने की अनुमति जो है वो भारत सरकार ने दे दी। ये हिस्सा है बच्चों, ये हिस्सा है तिब्बत, ये तिब्बत है। तो यहाँ से जो है ये भागकर भारत आए, और भारत आने के बाद इन्हें हिमाचल प्रदेश के अंदर रहने की जगह दी गई।
ये मैंने पॉइंट इसके अंदर बताया। तो मैक्लोडगंज का जब नाम आता है तो यही आएगा कि दलाई लामा का हेडक्वार्टर कौन है। और दलाई लामा जो है एक पदवी है, यानी कि ये एक प्रकार की टाइटल है जो वहाँ पर तिब्बत के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं जिनको कहा जाता है दलाई लामा, ये उनको प्रदान की जाती है। अब अगली जो हमारे लिए न्यूज़ है वो कौन सी है वो देख लेते हैं। फिर आता है यहाँ पर, हाँ इसमें अभी एक पॉइंट और रह गया, वो है जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग क्या होता है। ये टैग इसलिए दिया जाता है ताकि एक तो जो संबंधित वस्तु है उसकी डुप्लीकेट ना बनाए, यानी कि उसकी नकल कोई ना बनाए, और दूसरा क्योंकि जीआई टैग जिसे दिया गया है उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतरीन है। तो जीआई टैग जो है दो चीज़ों के बारे में मान्यता देता है। एक तो देता है कि इसकी क्वालिटी बेहतर है, ये फेमस है, और दूसरा ये है कि इसकी नकल कोई अगर बनाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो यही ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये दिया जाता है। और ये कितने साल के लिए दिया जाता है, एक बार में 10 साल के लिए, ये माने ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि यह दिया जाए। और ये किसी भी, जैसे यहाँ पर इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये भी दे रखा है कि कैसे दिया जाता है या किस में, तो किसी उत्पाद की उत्पत्ति ओरिजिन और किसी विशेष विषय क्षेत्र से। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो बासमती चावल है, बासमती चावल जो है, जो खुशबू है और जो उनकी लंबाई है वो हिमालय की तलहटी से लगे हुए एरिया में होने वाले जितने भी ये चावल हैं ये वहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब है ये किसी एरिया विशेष के लिए। तो बासमती नाम से यदि कोई लंदन की कंपनी या कोई म्यांमार की कंपनी या कोई इंडोनेशिया की कंपनी बेचना चाहेगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसे परमिशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बासमती जो है ये हिमालय की तलहटी से लगे हुए क्षेत्रों में ही संभव है। इसीलिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान ये तो बासमती को उगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इससे क्या होता है, एक तो ये प्राप्त होता है कि संबंधित वस्तु की जो गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी है वो बेहतर है, और एक बार में 10 साल के लिए इसे फिर से रिन्यू भी किया जा सकता है। अगर चाहे 10 साल के बाद इसको फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पॉइंट दे रखा, उद्देश्य क्या है कि इसके कोई अनऑथराइज इस्तेमाल ना कर पाए, है ना। जैसे मैंने कहा इसकी नकल बना देना या इस नाम से बेच देना, उसे रोकने के लिए। और यहाँ पर अगला पॉइंट दे रखा है, भारत का पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का या जीआई टैग दिया गया था। तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 के अंदर जब ये टैग दिया गया, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, ये टैग कब दिया गया, 2004 में दिया गया। और ये पहली कौन सा प्रोडक्ट है, दार्जिलिंग की चाय। इसके अलावा कुछ मैंने उत्पादों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, उन्हें आप देखना चाहेंगे तो उनको भी देख लेना। बाकी जैसे एक मध्य प्रदेश में मुर्गा है कड़कनाथ के नाम से, या साड़ी है राजस्थान में पटोला के नाम से, अल्फांसो के आम है महाराष्ट्र के, अलग अलग उत्पादों को, ये केवल इसलिए, और इतनी बड़ी लिस्ट है कि अलग से ही इसका पॉइंट आएंगे कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर किस स्थान के ऊपर जीआई टैग दिया गया। यहाँ तक कि आप देखिए रसगुल्ला है, उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं प्राकृतिक ही होंगे, अगर मानव के द्वारा भी लंबे समय से वहाँ पर उस संबंधित चीज़ का निर्माण किया जा रहा है तो उसे भी जीआई टैग मिल सकता है। अगला हो गया, हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। प्रमुख हवाई अड्डा वो अड्डा होता है जिसमें हर साल कम से कम जो है कितने लोग आवाजावी करते हैं, यात्रा करते हैं, 35 लाख। यहाँ भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए एक तरफ हो जाता हूँ। तो हाल ही के दौरान जो है श्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। और कुछ समय पहले आपने देखा हो अभी कि गृह मंत्री अमित शाह जब कश्मीर के दौरे पर गए थे तो वहाँ उन्होंने घोषणा करी कि अब श्रीनगर से शारजाह के लिए एक हवाई यात्रा शुरू करी जाएगी इंटरनेशनल, जो एक बहुत ही बड़ी सुविधा होगी कश्मीर के लोगों के लिए जो कि यूएई के अंदर काम करते हैं। शारजाह का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात। अभी समझा दूंगा, पहले एक बार मैं ये पॉइंट बता देता हूँ फिर मैं
एक तो हमारे यहाँ पर जो वर्तमान के अंदर मिनिस्टर हैं वो कौन से हैं, तो हमारा उत्तर होगा वर्तमान में जो हमारे यहाँ सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिराज सिंधिया, ये है। और इन्होंने श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है श्रीनगर में है, लेकिन वो दूसरे देशों के साथ में जो उसकी हवाई यात्रा है उसमें पहली बार शारजाह के अंदर शुरू करेगी। नहीं तो और बहुत सारे लोग जो हैं भारत के वो दुबई, शारजाह, अबू धाबी में काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये असुविधा थी कि इन्हें दिल्ली आना पड़ता था या जाने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ता था और दिल्ली से फिर ये फ़्लाइट पकड़ते थे शारजाह की, तो इनकी यात्रा को आसान किया गया। तो मेजर एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो 35 लाख या इससे अधिक तक की है। और इससे पहले श्रीनगर से शारजाह की जो यात्रा है वो उसकी घोषणा जो है वो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है उन्होंने करी थी। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ की हमारी बात चल रही है। देखिए, एक तो यूएई जो है ये 7 राज्यों से मिलकर एक देश बना है जिसको यूएई कहा जाता है, और जिसमें अभी फ़िलहाल आप सुन रहे होंगे वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर चल रहा है, देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा यूएई लिखा हुआ है, इसको कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का मतलब यही है। ये कितने राज्यों से मिलकर बना है, ये 7 राज्य हैं जिनको हम यूएई के नाम से जानते हैं, 7 राज्य। और इन 7 राज्यों में से एक राज्य जो है वो कौन सा है, उसे कहते हैं दुबई। एक राज्य कौन सा है, शारजाह। और इसकी यूएई की राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी कहलाती है अबू धाबी। तो ये जो फिलहाल जो वर्ल्ड कप चल रहा है बच्चों, वो ओमान यहाँ पर देश पड़ रहा है और एक देश जो है ये पड़ रहा है यूएई। तो यदि आप फ्लाइट को देखेंगे यहाँ पर, तो फ्लाइट के बारे में देखिए, अगर श्रीनगर से कोई फ़्लाइट जाएगी, श्रीनगर जो है वो कहाँ है, यहाँ पर श्रीनगर है, ये श्रीनगर है। तो श्रीनगर से जो आसान रास्ता होगा वो होगा पाकिस्तान होते हुए यहाँ पर पहुँचना, यानी कि पाकिस्तान होते हुए ये सीधी फ़्लाइट पड़ेगी। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या निर्णय लिया, पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपने वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे, यानी कि हमारा एयर स्पेस आप यूज़ नहीं करोगे। तो अब क्या करना होगा, अब ये यात्रा जो है ये थोड़ी लंबी हो गई, 45 मिनट। अब क्या होगा कि पाकिस्तान से अगर नहीं जाना तो उसके लिए ये यात्रा जो है यहाँ होते हुए राजस्थान, गुजरात होते हुए और ये अरब सागर से होते हुए तब ये जाएगी। अब इसने केवल इतना भर काम किया है कि 45 मिनट का जो समय है वो लंबा हो गया, और क्योंकि ज़्यादा तेल भी खर्च होगा तो हो सकता है हवाई यात्रा जो है वो कुछ महंगी भी हो जाए। तो अब जब करंट अफेयर्स का सवाल आएगा तो ये सवाल आ सकता है, जैसे अभी यूपीएसआई के एग्ज़ाम है, जीडी का एग्ज़ाम है, कि कुछ समय पहले कौन से देश ने भारत के हवाई उड़ानों को अपने यहाँ से गुजरने की अनुमति देने से मना कर दिया है, या श्रीनगर से शारजाह जाने पर किसने अनुमति देने से मना करा, तो उसमें पाकिस्तान का नाम आएगा। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर मैंने जैसे दे रखा है आप लोगों को, इसके बाद देखते हैं, ये इसी पॉइंट को मैंने समझा रखा है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों को बहुत अधिक लाभ था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा, वायु क्षेत्र की अनुमति प्रदान करने से मना कर दी। और भाई वही पारंपरिक चीज़, एक ऐतिहासिक फैसला जो मोदी सरकार ने लिया, जिसके लिए कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री है फारूक अब्दुल्ला, उसने कहा था कि कोई भी आ जाए, किसी की इतनी मजाल या हिम्मत नहीं है कि कश्मीर से 370 को हटा दें। तो हमारे लिए जो ऐतिहासिक फैसला है कि जो भारत भूमि है, भारत भूमि को एक झंडा और एक ही संविधान का जो नारा दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वो हमने 6 अगस्त 2019 को उस नारे को पूरा किया और 370 की जो धारा है उसके अधिकांश हिस्से को समाप्त कर दिया।
तो 6 नवंबर तो हमारे लिए जीवन पर्यंत याद रखने वाली तिथि है भारत के इतिहास में। 2019 को फैसला किया गया और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। कब? यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर को क्यों किया गया? क्योंकि 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। किनके जन्म दिवस को मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। कब? 1950 के अंदर जब संविधान लागू हुआ। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो होम मिनिस्टर के रूप में कौन थे? होम मिनिस्टर के रूप में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। होम मिनिस्ट्री जो है वो संभालती है जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को। इसीलिए जब भी जम्मू कश्मीर का नाम आएगा तो जो भी देश के अंदर होम मिनिस्टर होंगे उनका नाम इम्पोर्टेंट रहेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम जो है वो है मनोज सिन्हा। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट से जुड़े हुए अन्य तथ्य हैं जो 2021 के अंदर आप लोगों को याद रखने हैं। एक हमारे यहाँ केरल में एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पर, सौर एनर्जी के ऊपर चलता है। और इसके अलावा हाल ही के अंदर इसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ये जो संस्था है इसने हाल ही के अंदर जो है वो सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा के जो इनाम है या पुरस्कार है जिसे कहते हैं रोल ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पर दे रखा है रोल ऑफ एक्सीलेंस। ये पुरस्कार जो है किसको सम्मान देने की घोषणा करी है? तो वो हमारा आंसर होगा, वो दिया जा रहा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और जैसे मैंने कहा कोचीन इंटरनेशनल को, एक तो ये ध्यान रखना रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान इनको दिया गया। और पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाला जो एयरपोर्ट है दुनिया का, वो कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिए कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का था, PPP वाला। यदि ये सवाल आए कि जो भारत सरकार की संस्था है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो निर्मित एयरपोर्ट है, जो पहला भारत का एयरपोर्ट बना जो सोलर एनर्जी से चल रहा है, तो उसमें नाम आएगा पुदुचेरी। ध्यान, समझ में आई बात? अगर पूछें कि दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे चल रहा है, लेकिन वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं चला रही, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना है, तो कोचीन। और सवाल आया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट से चलने वाला वो एयरपोर्ट जो देश का पहला सौर संचालित, सोलर एनर्जी से रन करने वाला एयरपोर्ट है, तो उसमें नाम पुदुचेरी। इसके अलावा एक एयरपोर्ट का और नाम है, वो हो गया हमारे दिल्ली के एयरपोर्ट को, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसको स्काई ट्रैक्स नाम की जो एक संस्था है उसने सालाना रैंकिंग जारी करती है, यानी कि साल के अंदर वो एयरपोर्ट जिन्होंने यात्रियों को बेहतर सेवाएं दी हैं उसमें उसने जो पहला नंबर दिया था वो दिया है कतर की राजधानी दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और भारत में जो बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये 45वीं रैंकिंग है, लेकिन वो 45वीं रैंकिंग जो है वो भारत के सभी एयरपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए जो बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है इंडिया के लिए वो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो यहाँ तो एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल का है और यहाँ पर नाम आएगा स्काई ट्रैक्स का। ये देख लीजिए ध्यान से, उधर एयरपोर्ट काउंसिल और इधर स्काई ट्रैक्स। इस संदर्भ के अंदर अलग अलग सवाल आ सकते हैं। अब जो आज की न्यूज़ थी वो कंप्लीट हुई और कल मैं या 9 तारीख की जो न्यूज़ है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा।